नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंड शो की स्पेशल पेशकश में। और अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बड़े रिजल्ट का आगाज हो चुका होगा। थर्सडे को टीसीएस के रिजल्ट आएंगे और वहीं से फिर दिग्गजों की शुरुआत हो जाएगी रिजल्ट की। इस बीच मॉनसून ने भी बहुत ही जोरदार दस्तक दी है। जो उसने जो डिले किया था उसका पूरा बदला उसने निकाल लिया है। मुंबई सहित इवन एशिया के अलग अलग कंट्रीज में मैं देख रहा था, बहुत भयंकर बारिश हो रही है और देश में तो हो ही रही है। तो कई सारे ट्रिगर्स मार्केट को इसमें ड्राइव करें। और लास्ट वीक हमने देखा है इंडेक्स लेवल पे काफी बेहतरीन एक रैली कह सकते हैं वो बनती हुई दिखी थी। तो आप देखिए कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप 29 जून से 3 जुलाई का वीक देखेंगे तो सारे इंडाइसेस ग्रीन है एक्सेप्ट बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव, और पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, उन्हीं सब में आपको रेड दिखेगा, बाकी सब में ग्रीन था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था आईटी। 2-3 दिन खूब पिटाई हुई और उसके बाद पूरी रिकवरी हुई। ये भी हुआ बैंक आईटी शेयर्स में। एक तीसरी चीज है कि जिस दिन आईटी चलेगा उस दिन बैंक गिरेगा, जब बैंक चलेगा तो आईटी गिरेगा, और निफ्टी के तीनों कंपोनेंट एक साथ चल ही नहीं रहे। तो सुनील सर, थैंक यू सो मच। अब बताइए, ये जो परिस्थिति बन रही है इसको देखते हुए मेरे मन में जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पहले आपके सामने वो रखता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा मुंबई के हाल पे भी बातचीत करेंगे। पहला सवाल तो ये आ रहा है कि अब क्या मार्केट ने थोड़ा एडवांस में रैली कर ली है या सही चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि आईटी स्टॉक्स में क्या बाई ऑन डिप है या अभी टीसीएस का रिजल्ट का इंतजार करें। और तीसरा जो ए बी सी डी मैंने लिखा है, 4 फैक्टर हैं कि क्या ट्रिगर होगा, क्या ड्राइवर होगा जो मार्केट को अब यहाँ से ड्राइव करेगा। तो ये 3 सवाल मुझे आपसे समझने हैं, लेकिन पहले बताइए कैसा माहौल है इस समय। देखिए, माहौल ऐसा है कि मैं मानता हूं कि अभी भी मैं कहता हूं कि 3 ड्राइवर्स जो है फ्लो की तरफ से, एक है एफआईआई, एक है डीआईआई और तीसरा है जिसका नाम मैंने दिया है निडी। यस, निडी माने नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर। यस, एनआईडीआई। ठीक है। अब देखें तो मार्केट में ये निडी ही ड्राइव कर रहे हैं रिजल्ट को। ट्रू। क्योंकि अगर एफआईएस की हाल देखें तो जिस दिन से ब्रेंट क्रूड गिरने लगा, यानी पीस डील का ऐलान हुआ, बातचीत हो रही है 2 फ्राइडे के पहले, उस दिन फ्राइडे को मार्केट भयंकर बढ़ी थी। एक ही दिन में 2% लार्ज कैप बढ़ा था और माइक्रो कैप 4% बढ़ा था 2 फ्राइडे के पहले। पर उसके बाद आप देखें तो मार्केट हर दिन आपको आधा परसेंट ऊपर या आधा परसेंट नीचे, आधा से 1% ऊपर या नीचे, और मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में देखें तो आपको क्लियरली कैप करके नीचे जाने से वो फर्क ज्यादा पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी का 0.9% है, निफ्टी 150 जो मिड कैप के माफिक समझिए आप, वो 0.6% है, स्मॉल कैप का 1.6 है और माइक्रो का 1.5। तो क्या दिख रहा है कि क्लियरली आपको यहाँ पर स्मॉलर कैप स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। तो इसलिए वो इंडेक्स 2 टाइम्स ऑलमोस्ट ऑफ लार्ज कैप और मिड कैप के इंडेक्स के तरफ जा रहे हैं। तो विदाउट लुकिंग एट डेटा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एफआईएस ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात है कि डीआईएस भी ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। और एक अजीब सी बात जो मैंने ट्रैक किया है वो ये है कि जिस दिन एफआईएस ज्यादा बेचते हैं उस दिन डीआईएस ज्यादा खरीदते हैं। जिस दिन एफआईआई कम खरीदते हैं ये डीआईआई भी अपना खरीदारी कम करते हैं, और जिस दिन एफआईआई बनता है डीआईआई बेचते हैं। तो एक बार अब वो इस वीकली फ्लो में देखिए जो मैं बात कह रहा हूं, देखिए इधर क्या हुआ। देखिए 29 जून को देखिए 1300 करोड़ सेलिंग बाय एफआईआई, 2800 करोड़ बाइंग बाय डीआईआई। ठीक है। अगले दिन ये 2500 करोड़ का सेलिंग, तो डीआईआई 7000 करोड़ की बाइंग। जिस दिन एफआईआई बेचते हैं वो अपना खरीदारी बढ़ते हैं। अगले दिन देखिए 1140 करोड़ का सेलिंग, इन्होंने 7000 में 3000 करोड़ घटा दिया। और जिस दिन 300 करोड़ का किया इन्होंने और भी घटा दिया बाइंग। और जिस दिन एफआईआई पॉजिटिव बने ये तो नेगेटिव बन गए। समझिए कि एक आईना आप रखेंगे तो एकदम सा ऑपोजिट सा चेहरा, सच्चा झूठा, समझिए, करेक्ट। तो इसको देखकर कुछ लोग ऐसे भी कमेंट डालने लगे
कि क्या ये गवर्नमेंट दबाव डाल रही है कि एफआईआई जो बेचे तो डीआईएस सपोर्ट करो और जो निकले नहीं करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डीआईएस का स्मार्ट थिंकिंग, वो समझ रहे हैं स्मार्ट थिंकिंग, आने वाले दिन बताएगा कि वो स्मार्ट की नहीं है, वो बात अलग है कि जिस दिन एफआईआई बेच रहे हैं तो मुझे अच्छे स्टॉक्स थोड़े सस्ते में मिल रहे हैं, तो मैं अपना कैश उस दिन डिप्लॉय करूंगा। जिस दिन वो नहीं ज्यादा नहीं बेच रहे तो ज्यादा कुछ दाम में गिरावट नहीं है तो मैं चुप बैठूंगा। तो राइट का समझिए कि एफआईआई डीए का एकदम सा मैच सा चल रहा है सिचुएशन। ये उस दिन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन मार्केट बढ़ा उसके बाद देखिए ये वाली चीज है। तो इसमें इसी स्लाइड में रहेंगे। तो ये जो अगर आपने सोच लिया तो बात ऐसी है कि एफआईआई को ये ब्रेंट क्रूड के गिरने से इंडिया में निवेश करने का कुछ भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आया। ये एक दिन का जो पॉजिटिव दे रहा है, उस दिन मैंने सुना है, कंफर्म करना है, एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी वो पीबी में, जो टेमासेक जो सिंगापुर का गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, उन्होंने बेचा था और किसी और एफआईआई ने ही खरीदा था। ठीक है, अब क्या है कि इसमें एक तरफा ही वो दिख रहा है, माने वो बाइंग दिख रही है, वो सेलिंग मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि टेक्निकली वो कहीं और पे दिया था क्या, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मगर मैं इस एक दिन के पॉजिटिव को लेकर एफआईएस ने अपना रुझान इंडिया के ऊपर बदल दिया करके, इट इज टू अर्ली टू ड्रॉ कंक्लूजन, बिकॉज पूरे हफ्ते में देखिए लास्ट डे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेल की दाम देखे तो बिल्कुल फ्लैट था पूरे हफ्ते, ऐसा कुछ खबर थर्सडे नाइट को कुछ आया नहीं था जिससे फ्राइडे को सडनली इंडिया एक शाइनिंग स्टार दिखा, कुछ नहीं है। तो ये बात मैं मानता हूं कि थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से ले लेंगे और मान लेंगे कि खाली ब्रेंट क्रूड की गिरावट के कारण एफआईएस इंडिया को बाइंग मोड में नहीं आए हैं अभी तक। यस, सेलिंग मोड जो है वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि एक जब ब्रेंट क्रूड बहुत बढ़ गया था तो एक शॉर्ट करने के लिए एफआई की जो सोच थी वो कम हुआ है, क्योंकि इंडिया को क्लियर शॉर्ट था। जब ब्रेंट क्रूड हाई था, इंडिया एक क्लियर शॉर्ट करने वाली मार्केट थी। अब वो शॉर्ट करने का रीजन निकल गया, मगर एक बायर को जाके, और इसके लिए मैं आंकड़े देखूंगा, ये ग्रॉस परचेज के आंकड़े देखो, फर्स्ट कॉलम जो है 24,000, 33,000, फिर 11,000, फिर 14, फिर 13। तो देखिए एफआई का बाइंग एक अलग एफआई करता है, सेलिंग एक अलग एफआई करता है, बट डीआई के बारे में ऐसे नहीं कहते। डीआई सेक्टर रोटेशन करता है, तो एक ही डीआई एक सेक्टर को बेच के दूसरे सेक्टर को खरीद सकता है, एक ही स्टॉक को बेच, वो एक ही। बट यहाँ एफआईएस ऐसा नहीं है, कुछ दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं। तो बाइंग का देखिए एक्चुअली गिर चुका है, सेलिंग का भी सेपरेटली गिर चुका है। तो बात क्या मैं बता रहा हूं कि एफआईएस, क्योंकि आने वाले जो प्रश्न आपने पूछे थे उसका भी आंसर इसी में है, तो जब उसको डिस्कस करेंगे इसको भी याद करेंगे हम कि अभी तक एफआईएस को इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं बनी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज होने के बाद भी। ठीक है, वो फर्स्ट एक हमें याद रखना चाहिए। तो मार्केट की जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं कि क्लियरली आपको दिख रहा है कि डीआईएस ज्यादातर लार्ज कैप को खरीद रहे हैं, जो एफआईएस बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत मिड एंड स्मॉल कैप माइक्रो कैप में उनकी पोर्टफोलियो एलोकेशन है। मगर माइक्रो कैप की क्या होती है स्थिति, माइक्रो कैप होती है 500 स्टॉक से नीचे, 501 वाला स्टॉक से नीचे माइक्रो कैप होता है। तो एफआई डीआईएस का ज्यादा उन 500 स्टॉक में ही 90% ऑफ द पोर्टफोलियो होता है। एक स्मॉल कैप फंड में शायद थोड़ा ज्यादा माइक्रो कैप ले सकते हैं, मगर स्मॉल कैप फंड इज ओनली 12% ऑफ द फ्लोज ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ठीक है, और एलआईसी ऐसे कंपनी थोड़ी स्मॉल माइक्रो कैप भी खरीद सकती है बस। मगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स की परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये निडी जो कह रहा मैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जिसके अंदर रिटेल भी है, एचएनआई भी है, प्रोप्राइटरी बुक्स भी है जो खरीदते हैं, फैमिली ऑफिस भी है, और इवन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स पीएमएस में वो एग्जीक्यूशन इंडिविजुअल क्लाइंट के नाम पे होता है, तो इसलिए वो काउंट डीआईए में नहीं आता है, अदर देन डीआईए में आता है। तो इन्हीं लोगों ने खरीदा है, और जब वो बेट लेते हैं ना, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बेट लेते हैं, इसलिए टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ द वीक आपको रियलिटी था 8% एक हफ्ते में बढ़त, जो साल भर में आईटी के साथ रियलिटी वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था।
यस, करेक्शन हुई है तो उनको लग रहा है कि ये सिक्लिकलिटी में ये बढ़ेगी, तो उधर ज्यादा बाइंग है। और फार्मा का बढ़त के पीछे स्टोरी क्या है? एक तो अमेरिकन एफडीए जो होते हैं ना, अमेरिका में क्या हुआ है कि उनको बहुत सारे ड्रग्स, स्पेशली सम कैंसर ड्रग्स की शॉर्टेज दिख रही है। तो उन्होंने स्पेसिफिक इंडेंस पूछा है इंडियन कंपनियों से भी और बाकी वाले कंपनियों से भी कि क्या आप स्टेप अप करके वो सप्लाई कर सकते हो। ये एक पॉजिटिव न्यूज था। दूसरी बात है, मेरा मानना है कि एफआईएस के लिए रुपी डिप्रिसिएशन से हेज लेना हिस्टोरिकली आईटी सेक्टर का काम था। जो इंडिया में उनको नुकसान होता है डिप्रिसिएशन, करेंसी डिप्रिसिएशन कारण, हिस्टोरिकली वो आईटी के ऊपर एक अलोकेशन डालकर एक प्रोटेक्शन खरीद रहे थे, हेज अगेंस्ट रुपी डिप्रिसिएशन, बिकॉज आईटी की अर्निंग्स डॉलर से कोरिलेटेड होती है। करेक्ट? आईटी का वो स्थान चला गया और वो स्थान अब फार्मा को आया। तो फार्मा सेक्टर ये एक सेक्टर है जहां पर एफआईएस के लिए रुपी डिप्रिसिएशन से हेज करना है, तो वो एक डिफेंसिव अच्छा सेक्टर उनको लगता है। तो जितनी भी थोड़ी बहुत एफआईएस की जो खरीदारी होती है, क्योंकि नेट नंबर हम नेगेटिव देख रहे हैं, बट ये आपने देखा कि खरीदारी भी ज्यादा हो रही है, बाइंग भी, सेलिंग भी ज्यादा हो रही है। प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा आपने, वो बाइंग थोड़ी फार्मा की ओर जा रही है एज अ हेज। तो फार्मा की रुझान जो है वो इन दोनों कारण के पीछे है, राइट? उसके पीछे है। कैपिटल मार्केट का तो बात छोड़िए, वो सब बात है, पर आईटी की बात करें, जो सेपरेटली आईटी को डिस्कस करेंगे अभी, राइट? मगर पीएसयू बैंक की जो नेगेटिव है वो दो तीन कारण है इसमें। डीआईएस का सेक्टर रोटेशन, क्योंकि एक साल में बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है पीएसयू बैंक। तो जैसे मैं कह रहा था, डीआईएस का बाइंग एक सेक्टर रोटेशन होता है। और प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे, वो दोनों फ्लोज वाला नंबर जो दिखाया आपने, कि डीआईएस का भी भयंकर बाइंग और भयंकर सेलिंग होता है। देखिए आप लास्ट पेनल्टीमेट कॉलम्स में देखिए, तो यहाँ पर सेक्टर रोटेशन, इतना खरीदारी कर रहे हैं, इतना बेच रहे हैं, तो सेक्टर रोटेशन ज्यादा हो रहा है। और ये पीएसयू बैंक्स में क्या है कि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अहेड ऑफ द अर्निंग सीजन, बिकॉज खबर जो आई है वो ये है, स्पेशली आई थिंक एक यूनियन बैंक का भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था, ठीक है। दूसरी बात है कि डिपॉजिट के ऊपर प्रेशर है, गजब का प्रेशर दिख रहा है। तो इसके कारण थोड़ी वो अभी अर्निंग सीजन के इंतजार में प्रॉफिट बुकिंग, जहां पे अच्छा पैसा बना है उसको बुक कर रहे हैं। उनका व्यू नेगेटिव नहीं है पीएसयू बैंक के बारे में, मगर पैसा बन चुका है। और अब ये डीआईएस, तो आगने वाले मार्केट की सोच में अपने Q1 अर्निंग्स की बात की, तो मैं मानता हूं कि अगले हफ्ते डीआईएस अपना खरीदारी कम करेंगे और कैश बिल्डअप करेंगे। जो भी फ्रेश इनफ्लोस एसआईपी के थ्रू आ रहे हैं वो करेंगे। ये जो आज का वो फ्राइडे का जो नेगेटिव था, शायद वो हर दिन नेगेटिव नहीं होगा, वापस पॉजिटिव में आ जाएगा, मगर उनकी बाइंग लेवल कम होगी, क्योंकि वो कैश को बिल्डअप करके अर्निंग सीजन की क्लैरिटी के बाद डिप्लॉय करेंगे। यस, तो ये एक ट्रेंड में देख रहा हूं। तो वहां पर अगर कैश जनरेट करना है तो प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट कहां बना? पीएसयू बैंक में बना। So PSU bank is suffering that, but they can come back and buy PSU bank अगर उनकी अर्निंग सीजन अच्छी होती है तो, राइट? तो इट्स नॉट दैट दे हैव फाउंड अ नेगेटिव व्यू, वही मैं कह रहा हूं, बट प्रॉफिट बुकिंग के लिए आइडियल है, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न बना है पीएसयू बैंक में, राइट? तो यस, ये तो अब इवन कैपिटल गुड्स में भी से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नहीं, कैपिटल बुक्स की प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, मगर मैं मानता हूं कि अर्निंग सीजन में कैपिटल गुड्स का नंबर अच्छा होगा मेरे ख्याल में, और गाइडेंस भी अच्छी होगी, बिकॉज ये जो गल्फ वॉर की रीबिल्डिंग में ना, इंडियन इंफ्रा कंपनीज को भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकती है, बड़े बड़े कंपनीज को, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, राइट? तो मेरे ख्याल में वो गाइडेंस जब बात करते हैं, एनालिस्ट कॉन कॉल में करते हैं अर्निंग सीजन के द्वारा, तब ये सब बताएंगे, क्योंकि रीबिल्डिंग ऑफ द गल्फ में इंडियन कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ होता है, बिकॉज दे कंफर्टेबल है विद द इंडियन इंफ्रा। तो मेरा मन में ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं टेम्पररीली, सो दैट उनके हाथ में कैश होगा, एंड दे डोंट वांट टू रिकॉग्नाइज लॉस, राइट? तो ये आईटी को नहीं बेच रहे हैं, आईटी को जो होल्डिंग है उसको ऐसे ही रख रहे हैं, दे डोंट वांट टू बुक लॉस इन आईटी डीआईएस, राइट?
तो ये कैश बिल्डअप का हफ्ता होगा। तो एक तरफ ये एक हफ्ते में मैं ज्यादा एक बहुत बड़ा मूव नहीं देख रहा हूँ। और इसीलिए मेरा मानना है कि जिस दिन मार्केट का माइक्रो ये आपने बताया ना एक वीक का रिटर्न, वो ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको मार्केट बढ़ा था, कुछ दिन नेगेटिव भी था, कुछ दिन पॉजिटिव भी था, करेक्ट। राइट। तो वहां पर भी मैंने देखा कि ये जो निडी है वो किसी दिन प्रॉफिट भी बुक कर रहे थे। इनफैक्ट आप ये फ्राइडे की बात कर रहे हैं ना, ये लास्ट 3 जुलाई को देखिए, एक्चुअली उस दिन माइक्रो कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस वर्स देन लार्ज कैप था। एग्जैक्टली, काफी कमजोर था बिकॉज वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे उस दिन। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए करीबन 1500 टू 1400 था फ्राइडे को। तो अगले हफ्ते भी मैं मानता हूं कि ये निडी पार्टिसिपेंट्स की सोच क्या होगी वही डिसाइड करेगी कि मार्केट की आउट परफॉर्मेंस ब्रॉड कैप का होगा कि नहीं होगा। तो मगर एक रेंज बाउंड में ही रहेगा मेरे को अगले हफ्ते में, बिकॉज अर्निंग सीजन अभी हमारे सामने है, कोई बहुत बड़ा कॉल लेने के लिए तैयार नहीं होगा इस माहौल में। ओके, तो ये है बात। तो मार्केट की आउटलुक में अब आपका अगला सवाल में आते हैं। ये पहला सवाल था शायद मेरे ख्याल में, दूसरा है मेरा आईटी का। तो यही मैं कह रहा हूं कि रैली सस्टेनेबिलिटी की बात है कि ज्यादा करेक्शन नहीं होगा, मगर और अगर मार्केट बढ़ेगा हर दिन मेरे ख्याल में 0.5% टू मैक्स 1% की बढ़त आपको देख पाएंगे किसी भी दिन में। तो हफ्ते का मैक्स आपको 2% या 3% एक होगा। तो उस बेसिस पे अगर पॉजिटिव 2% भी आ गया पूरे हफ्ते का, आप कहेंगे रैली सस्टेनेबल है मगर मूव होगा खाली 2% का, नॉट मोर देन दैट होल वीक। बट अर्निंग्स और मार्केट्स गेटिंग अहेड ऑफ Q1 अर्निंग्स अब बता रहे हैं। अब कौन से सेक्टर ने अभी तक रैली को चलाया है, वो है फार्मा और रियल्टी। तो ये दोनों अर्निंग सीजन के ऊपर डिपेंडेंट रैली नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो सेक्टर ने अब तक चलाया वो उसका अगले हफ्ते भी चल सकता है। इट्स नॉट एनीथिंग टू डू विद Q1 अर्निंग्स। Q1 अर्निंग्स आपको कंजम्पशन में, ऑटो में, उन सेक्टरों में एंटिसिपेट करने की जरूरत है, राइट। नॉट इन फार्मा, जो भी क्वार्टरली अर्निंग्स पे क्या लेना देना आपको, उनकी आउटलुक और रुपी डिप्रिसिएशन के हेड तो है ही। और रियल्टी में ऐसे कह रहा है कैचअप रैली हो रहा है बिकॉज बहुत करेक्ट हो चुका था, राइट। और रियल्टी के रैली में मैं आंसर पे आता हूँ, व्हाट आर द रीजन फॉर द रैली में आता हूँ, वो नीचे थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आएगा, ठीक है। बट इन द मीन टाइम आईटी के बारे में बात करते हैं। इज इट द राइट टाइम टू अक्यूमुलेट आईटी स्टॉक आफ्टर करेक्शन और शुड इन्वेस्टर वेट फॉर Q1 रिजल्ट? अब मैं बताता हूं आपको कि आपकी टाइम फ्रेम क्या है, वो इस हिसाब से मैं आंसर दूंगा। देखिए सर, इसमें टाइम फ्रेम का एक बड़ा इशू है। इशू ये है कि जब बहुत सारे लोग फंडामेंटली देखते हैं इसको, तो जो वो बिजनेस पे प्रॉब्लम है वो एज इट इज है। टेक्निकल हमारे सर्वेंद्र भाई तो बाय ऑन द डिप आईटी को बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये 5 साल के, इतने साल के लोस पे चले गए हैं और बहुत सस्ते हो गए हैं स्टॉक, तो टेक्निकली उनको बाई लग रहा है। लेकिन बिजनेस वाइज, जैसे अभी मैं कल की खबर बता रहा हूं आपको, माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक कंपनी बना दी है एआई इम्प्लीमेंटेशन वाली, जो टुमारो नाम की कंपनी ओपन एआई ने बनाई थी। वैसी एक कंपनी उन्होंने बनाई, 6000 इंजीनियर भी हायर कर रहे हैं और वो वही काम करेंगे जो टीसीएस और इन्फोसिस करते हैं। तो अगेन वही प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि यार ये लोग काम क्या करेंगे जब सब काम वही कर लेंगे, उन्हीं का एलएलएम मॉडल और उन्हीं का इम्प्लीमेंटर वाला टीम। तो ये चैलेंज स्टिल बना हुआ है। तो इसलिए टाइम फ्रेम में अगर 2026 का मान लीजिए सर, 1 साल 6 महीने का, 27 की बात कर रहे हैं, 26 नहीं, 26 में 1 साल काम है फाइनेंशियल ईयर 27 मार्च तक। मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको कि मैं सर्वेंद्र जी की जो राय है उससे सहमत हूं। ओके, बाय ऑन द डिप विद अ टेक्निकल शॉर्ट टर्म आउटलुक, हाँ, राइट। आपको 3 महीने का आउटलुक है तो बाय कर सकते हैं। और उसका कारण मैं बताता हूं आपको कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था यूएस के एक एनालिस्ट का, एक जो आईटी सेक्टर स्पेशलिस्ट है, उस कंपनी का नाम है गूगनहाइम, GUGGHEIM।
GUGGEN Guggenheim HCIM, ये आईटी इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट एनालिस्ट है, डेडिकेटेड करते हैं। उनका रिपोर्ट में क्या उन्होंने कहा है कि ये जो टर्मिनल वैल्यू ऑफ आईटी का जीरो लेके मार्केट चल रही है, जैसे कि 5 साल के बाद ये खत्म होगी, उस बेसिस पे अभी जो वैल्यूएशन बना है ये ओवर रिएक्शन है। ये कंपनियों को जरूर एआई का दबाव है, वो मानते हैं, और एआई का दबाव के कारण वैल्यूएशन गिरा है, ये भी सही है। मगर ये ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे उनके कस्टमर बेस पूरे एआई में जाके करके इनको खाली हाथ छोड़ देगी, ये गलत बात है। कुछ दो चीज सामने आती है। एक है कि ये कंपनियां जब एआई के ऊपर शिफ्ट करे कि सोचेगी, उनको गाइडेंस चाहिए कि एआई को कितने हद तक इम्प्लीमेंट करना, कैसे इम्प्लीमेंट करना, प्रोजेक्ट में उसको इवैल्यूएट करना है। जैसे आपने सुना होगा फोर्ड कंपनी ने अपने पूरे इंजीनियर को रिप्लेस करके उन्होंने एआई को लाया था ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। अब क्या कर रहे हैं वो, वापस जिन्होंने को घर भेजा था वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज को वापस लाकर एआई की इंप्लीमेंटेशन में उनको गाइडेंस के लिए वापस ला रहे हैं, क्योंकि पूरे एआई के ऊपर डिपेंड किया तो उनकी पूरी वाट लग गई। तो एआई इज अ लर्निंग कर्व, दिखता है बहुत अट्रैक्टिव, बट उसको इंप्लीमेंटेशन करने में एआई भी गलतियां कर सकती है और बहुत कॉस्टली गलती हो सकती है। तो यहाँ पर एक एआई कंसल्टिंग की बिजनेस उभर के आएगी जो इन आईटी कंपनियों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। उस बिजनेस का आज मार्केट को आइडिया नहीं है, तो उसका कोई भी पॉजिटिव फैक्टर अभी तक मार्केट ने अपने दाम में उसको फैक्टर नहीं किया। वो एक अपसाइड है जो अभी तक पता नहीं है, बट एक अपसाइड है। दूसरी बात यह है कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर दबाव आएगी, प्रेशर आएगी, बट खत्म नहीं होगी, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट एआई वर्सेस मैनमेड लेबर की जो है कॉस्ट अगर घटाएंगे तो एआई से कंपीट भी कर सकते हैं ये कंपनियां। ऐसा नहीं कि ऑल और नन, ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया है पता है, टॉप 6-7 सॉफ्टवेयर कंपनीज की टारगेट प्राइस, और 1 मिनट आप चेयर को टाइटली पकड़ लीजिए, 25 to 40% प्राइस इंक्रीज टारगेट प्राइस को किया है। Oh my God! दिन देखिए, परसों का दिन था, क्योंकि कल मार्केट छुट्टी था उधर इंडिपेंडेंस डे के कारण। परसों के दिन 3 से 4% ये सेल्स फोर्स ऐसी आईटी कंपनियों की शेयर बढ़ी। यस यस, एक्सेंचर भी बढ़ा। कि ये सोच जब अमेरिका कॉफ्स इंडिया स्नीजेस बोलते हैं ना, तो इंडियन आईटी कंपनी जब तक कि इनकी रिजल्ट नहीं आती है, वहां पर क्या हुआ उसके बेसिस पे यहाँ पर एक रिएक्शन रैली शुरू हुआ है। जो परसों और डे बिफोर का जो पॉजिटिव आईटी है, इसका कारण वही रिपोर्ट है, क्योंकि जो एफआईएस उधर पढ़ रहे हैं उनको भी फिर लग रहा है कि अरे यार फिर ओवर करेक्ट हो तो देखो शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी है। तो वो शॉर्ट टर्म इनको प्ले कर रहे हैं, वो अगले हफ्ते भी प्ले होगा। इसलिए मैंने कहा कि सर्वेंटर की सोच से मैं सहमत हूं कि ये शॉर्ट टर्म में जो एक ओवर रिएक्शन की बात है, एक बाउंस बैक रैली, अभी वो डेड कैट बाउंस है कि एक रियल लाइफ कैट की बाउंस है, वो दिन बताएंगे। मगर आपको खरीद के स्टॉप प्रॉफिट, बुक लॉस, बुक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये दोनों रख के आपको निवेश करके जैसे आपका टारगेट रीच होता है आपको निकलना है। वेरी ट्रू। उस बेसिस पे आईटी में आप खरीदारी कर सकते हैं एज अ टेक्निकल टैक्टिकल ट्रेडर। ओके, राइट। अब वो आईटी कंपनी की रिजल्ट्स कैसे आएगी और वो क्या बताएंगी गाइडेंस के बारे में, या ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, तो वो रिस्क तो है लेना आपको। मगर अगर उन्हें गाइडेंस पे थोड़ी अच्छी खबर आई तो और भी तेजी चल सकती है। तो इसलिए मैंने कहा आप अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप चूज कीजिए कि मैं इस शेयर को ये प्राइस में खरीदूंगा, ये मेरा बुक प्रॉफिट है, ये स्टॉप लॉस है। अगर ये रनिंग्स के बाद ये स्टॉप लॉस को पार करिए तो झट से बेच के निकलो, अगर बढ़ रही है तो ये प्रॉफिट को उधर बुक करके निकलो, बट बी डिसिप्लिन्ड अबाउट दैट सेटिंग। करेक्ट। तो ये तो इसमें एक चीज और हुई,
लॉन्ग टर्म व्यू आपने पूछा कि 26-27 मार्च तक मेरा मानना है कि और भी थ्रेड्स ऐसे जैसे आपने बताया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चल रही है, ये थ्रेड्स आती रहेगी और ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इट्स नॉट अ ग्रोथ सेक्टर, मगर आपके वैल्यू कंपोनेंट में आप रख सकते हो, बिकॉज इससे भयंकर गिरावट आपके में आने की उतनी ये नहीं है, ऑलरेडी 30% से ज्यादा गिर चुके हैं, तो उतनी भयंकर लॉस नहीं होगा और डिविडेंड यील्ड आपके लिए कुछ बचा के रखेगा, डिविडेंड तो मिलेगी। तो एक वैल्यू बाई के तौर पर मीडियम टर्म के लिए आप पोर्टफोलियो में जितना वैल्यू आपको लगता है कि आपकी रिस्क एपिटाइट से आपको सही लग रहा है, एक अग्रेसिव इन्वेस्टर को वैल्यू 10% रख सकता है, मॉडरेट 20% रखता है, कंजर्वेटिव 30% रखता है, तो उस बेसिस पे आप आईटी को उस स्थान में डाल के, और ऑलरेडी आपका आईटी एक्सपोजर होगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में डाला है तो उन्होंने तो आईटी लेके रखा है आपके तरफ तो आपको अलग कॉल लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लार्ज कैप में आईटी इंडेक्स का शेयर, आईटी का शेयर 13 से 14% है, मिड कैप इंडेक्स में 7 से 8% है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 3 से 4% है, माइक्रो कैप में भी 3 से 4% है। तो किसी भी मिड कैप जो भी फंड में आपने निवेश किया, आपके साथ विक्रम और वेताल की तरह आईटी आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को उठाइए, देखिए कि कितना ऑलरेडी आपका आईटी एक्सपोजर है, फिर डिसाइड कीजिए कि मेरे को और भी आईटी चाहिए कि नहीं, और चाहिए कि नहीं चाहिए, ओवर बर्डन नहीं करने का। तो ये मेरी कॉल है आईटी के बारे में, ठीक है सर। बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट और देखिए, भी ये सब एशिया के जो देश हैं उसमें सब चिप वाले स्टॉक की धुलाई चल रही है, तो वो भी एक माहौल बना। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है म्यूचुअल फंड वाला, तो उसके लिए क्या बेटर होगा कि वो देखिए आईटी में गिन के 10 स्टॉक ही हैं बढ़िया, भी ये भी बात सच है, और ज्यादा है कि नहीं, तो ईटीएफ के थ्रू प्ले कर ले, या वो अपनी एक चुनिंदा बास्केट बना ले कि भाई हमने ये 5 चुन लिए हैं, इसमें हम अपनी बास्केट बना लें, या वो ईटीएफ भी ले सकता है आईटी का। व्हाट इज द बेटर प्ले? आई थिंक ईटीएफ इज द बेटर प्ले, बिकॉज उसमें भी ऑटोमेटिकली ईटीएफ में आपको लार्ज कैप वेट ही ज्यादा है। हाँ, लार्ज कैप पे ज्यादा है, राइट। और आज के दिन में मिड और स्मॉल कैप आईटी को खरीदना बहुत रिस्की है कंपेयर टू लार्ज कैप, बिकॉज लार्ज कैप के जो करेक्शन और भी ज्यादा हुआ है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी वैल्यूएशन उतने सस्ते नहीं है, जैसे इन्फीनिटी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता लग रहा है, मगर नॉट द मिड कैप आईटी। वन सेकंड, आपने देखा होगा एक परसिस्टेंट कंपनी है, उसने एक्विजिशन अनाउंस किया एआई स्पेस में, पिटाई हुई स्टॉक की, whereas what he is doing is good for the business, एक्वायर करके वो अपना इंप्रूव कर रहा है पोजीशन को, पर मार्केट ने उसको पिटा दिया बिकॉज इमीडिएटली वो एक्विजिशन रेवेन्यू डिप्रेसिव है। तो जो सही है उस बिजनेस के लिए मार्केट उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रही है, समझे ना आप? तो रिस्क आपके लिए ज्यादा है, बिकॉज ऐसी खबर जो अच्छी खबर है कि मैं जाके एक एआई रिलेटेड कंपनी को खरीद रहा हूं जो परसिस्टेंट ने किया, फिर भी उसकी स्टॉक में पिटाई हुई, तो आप वो सही है डिसीजन, मगर मार्केट उसको सही नहीं मान रहे, तो आपको क्या उधर जाके करना है भैया? तो मेरा मानना है, जो भी मैं कह रहा हूं ये लार्ज कैप ओरिएंटेड ही है, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट चूजिंग आप ईटीएफ को चुनिए, तो उसमें ही लार्ज कैप का वेटेज ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली वही आपका बात होगा, राइट? तो ईटीएफ से ही आप खेलें, वही बात है। और ईटीएफ में क्या होता है कि आप एग्जिट किसी भी टाइम ड्यूरिंग द डे में कर सकते हैं, जैसे टीसीएस की रिजल्ट आई, पब्लिश हुई, तो आपको एंड ऑफ द डे एनएवी के लिए वेट नहीं करना है, करेक्ट, 20 दिन में भी बेच सकते हैं या 20 दिन में खरीद भी सकते हैं। तो ईटीएफ का एक डेली स्टॉक की तरह उसका हर मिनट में उसकी एनएवी, उसकी प्राइस आती है ना, तो इट्स अ मोर डायनामिक वे। तो ऑलवेज आप टैक्टिकल प्ले करने से ईटीएफ से करने का बेहतर होगा। परफेक्ट, ये नहीं है, अच्छा आइडिया है, इसलिए मैंने कहा इसको क्लियर कर लें। अब सर तीसरा सवाल है कि मार्केट का ड्राइवर क्या होगा? तो पहला क्वार्टर वन अर्निंग्स की ले रहे हैं। अब बात मार्केट को क्या पता है, वो है कि क्वार्टर वन अर्निंग्स सीक्वेंशियली खराब होने वाली है, वो तो पता है, क्योंकि स्पेशली क्रूड रिलेटेड आइटम्स की बात है। तो पूरा मार्च में जो क्रूड रिलेटेड रॉ मटेरियल को खरीदा, अप्रैल में खरीदा, मई में खरीदा, ये तीनों का इंपैक्ट पूरे क्वार्टर के अर्निंग्स में मार्जिन के ऊपर दिखने वाला है, वो गारंटीड है, बिकॉज पिछले क्वार्टर में नहीं दिखा क्योंकि पुराना रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया। तो एंटायर इंडस्ट्री में जो भी क्रूड रिलेटेड रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, उनपे तो सीक्वेंशियली Q1 अर्निंग्स खराब होना ही है। अब Q1 अर्निंग्स खराब होने वाला है,
उसके कारण मार्केट गिरेगा, ये भी गलत है, क्योंकि मार्केट ऑलवेज कंसेंसस के हिसाब से इवैल्यूएट करती है। अगर एक्सपेक्टेशन ही लो है तो उस हिसाब से, अगर उसी हिसाब से आई तो मार्केट हिलेगी नहीं, मगर उस कैलकुलेशन से बेहतर है, यानी मार्जिन कंप्रेशन कम हुआ तो स्टॉक्स बढ़ भी सकती है। सेकंड, मार्केट का ध्यान अर्निंग सीजन में अर्निंग्स के ऊपर कम और गाइडेंस के ऊपर ज्यादा होगा। राइट। और इस गाइडेंस में क्या होगा कि तेल से पिटते हुए सेक्टर की अर्निंग्स खराब रहेगी, बट क्योंकि आज वो तेल का दाम गिर चुका है, वो जो भी करेक्शन आता है Q1 अर्निंग्स के कारण, जो एक निडी जाके बेचते हैं कि खराब रिजल्ट आ गई, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो खरीदने का मौका है, बिकॉज अब ऑयल सस्ता हो गया तो अगले क्वार्टर में सस्ते ऑयल का इम्पैक्ट दिखेगा। मे बी नॉट इन द इमीडिएट क्वार्टर, बट Q3 में तो जरूर दिखेगा। तो करेक्ट कहूंगा कि Q1 अर्निंग्स के हिसाब से आप एक्चुअली तेल रिलेटेड सेक्टर वाले स्टॉक्स में जो भी करेक्शन होता है आप खरीद के आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, बिकॉज फ्यूचर उनकी बेहतर होगी। और जो भी एक इनिशियल नेगेटिव रिएक्शन आता है बिकॉज बहुत खराब रिजल्ट पब्लिश होता है, तो जम के जाके खरीदना है, बिकॉज पास्ट इज बैड, पता है पास्ट इज बैड की रिजल्ट आ रही है, मगर फ्यूचर इज गुड ये भी पता है, ये भी पता है। तो एक समझदार इन्वेस्टर मौका देखकर अगर करेक्शन हुई, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन होगा, बिकॉज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स भी ये रियलाइज करके जाके उसको खरीद लेंगे, तो आपको एक्ट क्विकली करना है। राइट। तो इसीलिए इधर डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर ETFs को खरीदना है, बिकॉज वहीं पे आपको यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द इंट्राडे ड्रॉप इन द प्राइस। राइट। और ये मैं तेल रिलेटेड सेक्टर्स, तेल को इस्तेमाल करने वाले सेक्टर के बारे में बता रहा हूं। राइट। और सो Q1 अर्निंग्स मार्केट के लिए ड्राइवर होना मुश्किल है, बिकॉज हर कंपनी रिजल्ट डालेगी, फिर उसको असेस करना, सेक्टर करना, तो थ्रू द Q1 रिजल्ट सीजन बाय एंड लार्ज मार्केट एक कंसोलिडेटिंग, सर्चिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, फ्यूचर को देखते हुए ही चली जाएगी। तो ये Q1 अर्निंग्स अच्छी नहीं रहेगी, बट सेलेक्टिव स्टॉक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट ओवरऑल मार्केट को उठाने के लिए, देखिए बात यह है कि टॉप लार्ज कैप इंडेक्स में 30-35% बैंकिंग है। अभी बैंकिंग का क्रूड से ज्यादा लेना देना नहीं है, और 10-15% IT है, IT का भी क्रूड से ज्यादा लेना देना नहीं है, तो 50%, आधा मार्केट तो चल गया आपके हाथ से। ऑलराइट, वो बाकी आधा मार्केट में आपको FMCG में क्रूड का इंपैक्ट जरूर दिखेगा, उसमें बाकी में दिखेगा, वो दिखेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि मार्केट को बहुत बड़ा ट्रिगर इस अर्निंग्स के कारण नहीं आएगा, बहुत बड़ा ड्राइवर ट्रिगर नहीं आएगा, अनलेस आपको किसी कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ ने मार्जिन फॉल को कॉम्पेंसेट करते हुए EPS को बढ़ा दिया। वो हो सकता है फॉर एग्जांपल इन द ऑटो सेक्टर, जैसे अभी देखा ऑटो सेक्टर की टॉप लाइन नंबर्स बेहतरीन आई, हीरो को छोड़िए और एक Hyundai को छोड़िए, Hyundai में कोई फायर हुआ था तो इसलिए उसकी सेल्स डाउन थी, और हीरो का नंबर अच्छा नहीं था, बट बाकी सब के सब पैसेंजर, टू व्हीलर, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल, सब की सब सेल्स के नंबर बहुत बेहतरीन आए हैं। नाउ ये ऑपरेटिंगली हाई लेवरेज कंपनीज होती हैं, जहां पर फिक्स कॉस्ट एक होता है, तो एक टॉप लाइन ग्रोथ ऑटो कंपनीज की अच्छी है, क्या वो क्रूड के दाम के बढ़, टायर का दाम बढ़ गया होगा, पेंट का दाम बढ़ गया होगा, उनके सब चीजों में ऑटो में वो क्रूड रिलेटेड इंपैक्ट दिखता है, तो उनकी मार्जिन कंप्रेशन हो सकती है, मगर EPS बढ़ सकती है, बिकॉज सेल्स भी भयंकर बढ़ गए हैं। तो वो वैसी चीजों को ट्रैक करना है, तो ऑटो में वो एक पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है, बिकॉज टॉप लाइन ग्रोथ वाज सफिशिएंट टू कॉम्पनसेट द मार्जिन ड्रॉप। राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान से देखना चाहिए, और वो हो गया तो ऑटो तेजी पकड़कर चल सकती है, मगर ये इंडिविजुअल सेक्टर की बात है। ओवरऑल मार्केट के लिए बैंकिंग विल बी अ की ड्राइवर,
और अभी जो पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखा, अभी वो बैंकिंग के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, जिसपे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के ऊपर दबाव दिख रहा है। मगर अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छी चल रही है तो उनके केस में भी सेम इशू, निम कंप्रेशन बट ईपीएस ग्रोथ। तो ऑटो की तरह वहां पे भी ये देखना होगा। तो ये दो सेक्टर में मैं मानता हूं कि आपको अर्निंग सीजन जैसे डेवलप होती है, एक बैंक अच्छा देगी, फिर अगली बार एक बैंक खराब देगी, तो आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज ऑल बैंक्स मे नॉट हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इक्वली वेल। तो मेरे ख्याल में ये Q1 अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन बहुत कम होने के कारण ये ज्यादा बड़ी ड्राइवर बनने की आशा नहीं रहेगी मेरे ख्याल में, एज अ राइट। अब आरबीआई पॉलिसी में क्या है कि जरूर आरबीआई पॉलिसी एक अच्छा ट्रिगर होगा, बिकॉज दो अपोजिंग फोर्सेस और एक तीसरा टेल फोर्स भी है। क्या है वो? दो अपोजिंग फोर्स है कि ब्रेंट क्रूड का इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम हुआ है, राइट, और रुपी भी स्टेबल रही है रिसेंटली। ओके, तो भाई करेक्ट, रुपी भी स्टेबल रही है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का असर जरूर कम है। मगर मॉनसून का इंपैक्ट के कारण फूड इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन लेवल भी बढ़ रही है। तो ये आरबीआई को ही एक आइडिया होगा कि कैसे फूड इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, और एज इट इज आरबीआई ने भी अपना ध्यान कोर इन्फ्लेशन के ऊपर चेंज कर दिया है, जहां ना ही क्रूड और ना ही फूड शामिल है। क्रूड कोर इन्फ्लेशन इज माइनस फूड माइनस एनर्जी। तो वो इन्फ्लेशन का आउटलुक कैसे रहेगा? क्रूड को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट इनडायरेक्टली क्रूड का इंपैक्ट थ्रू प्रोडक्ट प्राइसेस आएगा। फूड का बढ़ा सकते हैं, मगर फूड के प्राइसेस का दाम इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लेशन में दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि कोर इन्फ्लेशन में ये दोनों का हाथ नहीं होगा, एज ए स्टैंड अलोन आइटम उसको हटा देंगे, मगर जो डेरिवेटिव कॉस्ट आती है उसका इंपैक्ट जरूर आपको दिखेगा। और मेरा मानना है कि कब है डेट आरबीआई पॉलिसी का? 5 अगस्त को सर, 5 अगस्त है। तब तक आपको मॉनसून का भी एक अच्छा खबर आया होगा, मगर सुपर एल नीनो का इंपैक्ट Q2 और Q3 में ही दिखेगा। तो आई डोंट नो वेदर आरबीआई पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी एल नीनो का इंपैक्ट वो ऑब्जॉर्व करके अपना व्यू बना पाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये आरबीआई पॉलिसी एक न्यूट्रल को कंटिन्यू करेगी और इंटरेस्ट रेट को भी होल्ड पे रखेगी, बट दैट इज अ बिग रिलीफ फॉर द मार्केट, बिकॉज कुछ दिन पहले तक मार्केट वाज वरीड अबाउट अ प्राइस हाइक, इंटरेस्ट रेट हाइक, एक प्रोबेबिलिटी बढ़ रही थी। तो उस हिसाब से डेफिनेटली आरबीआई पॉलिसी में और तीसरा जो टेल विंड है, मैंने कहा कि मिस्टर मल्होत्रा का मैंने रीसेंट इंटरव्यू पढ़ा, जो कह रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी विकेट में है। अब ये स्टेटमेंट को लेकर दो तरफा है, एक तो वो खबर अच्छी है, ग्रोथ की अच्छी है, मगर जो ग्रोथ अच्छी है तो रेट कट की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट को, तो इसलिए मेरा मानना है कि यस, आरबीआई पॉलिसी विल बी अ ड्राइवर, बिकॉज, और आपने देखा अभी रियलिटी में एक बढ़त हुई है, राइट, व्हिच इज पार्टली टू डू विद ईजिंग इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। तो वो भी मार्केट अभी क्रूड प्राइस का इंपैक्ट आरबीआई की लैंग्वेज में सॉफ्ट लैंग्वेज रहेगी, डविश पॉलिसी रहेगी, शायद रेट कट भी ना हो मगर पॉलिसी डविश रहेगी, ये एंटिसिपेशन बिल्ड हो रहा है। और इसलिए आरबीआई पॉलिसी अगर आके उसको कंटिन्यू करती है तो मार्केट शांत हो जाएगी, मगर अगर आरबीआई तभी भी कुछ हॉकिश बातें कर जाती है तो मार्केट रिएक्ट नेगेटिवली भी कर सकता है। तो यस, बैंक ड्राइवर। बैंक ऑफ अमेरिका के चीफ इकोनॉमिस्ट राहुल बजोरिया को मैं सुन रहा था, तो बैंक ऑफ अमेरिका का ये मानना है कि अगस्त वाली पॉलिसी में उनका बेस केस है कि एक रेट हाइक हो सकती है। बेस केस में रेट हाइक, उसका क्या है? उनका ये मानना है कि जो एक्यूमुलेटेड इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली बहुत हाई है, जो कि नंबर में कैप्चर नहीं, तो उनको लगता है कि रेट हाइक का सिनेरियो अगस्त में बनेगा। देखिए, जो एक्यूमुलेटेड इन्फ्लेशन वो बात सही है, मगर मेरे ख्याल में आरबीआई जस्ट लाइक इक्विटी मार्केट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से डिसीजन लेती है, ऑलरेडी बने हुए इन्फ्लेशन से डिसीजन नहीं लेती है।
ये मेरा मानना है कि भले ही उस क्वार्टर, उस जून एंड का इन्फ्लेशन का नंबर जो होगा और शायद जुलाई का भी महीना होगा अगस्त 3 तक आरबीआई के पास, वो भले ही हाई रहे बिकॉज ऑफ दिस कैरी फॉरवर्ड इन्फ्लेशन ऑफ द क्रूड, आरबीआई की डिसीजन मेकिंग में आने वाले दिन की ही सोचेंगे। ओके, सो आई फील कि आरबीआई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ही अपना आगे बढ़ाएगी टोन, और जो हो चुका है उसके ऊपर वो उतना ध्यान नहीं देगी। सो ये मेरा मानना है। उनकी फंडामेंटल जो कह रहे हैं वो सही है, मगर आरबीआई डिसीजन में, जैसे पहले पिछली बार भी हमने आरबीआई पॉलिसी में डिस्कस किया था, तब स्टैंडर्ड चार्टर ने कहा कि 2 रेट हाइक है इस साल में, राइट? तो ये लोग कुछ सोचते हैं, आरबीआई कुछ अलग सोचता है। तो मेरा मानना है कि आरबीआई की सोच स्टिल एक सपोर्टिव टू इंडिया एज अ कंट्री ही सोचेगी। तो अननेसेसरली सबके पहले रेट हाइक करना, ये सब बातें मेरे ख्याल में उतना जल्दी नहीं आएगा। मगर जैसे मैंने कहा, अभी अगस्त 3 में बहुत दिन है, राइट? मगर यस, ये मार्केट के लिए ड्राइवर होगी, बिकॉज डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए आरबीआई पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इन टर्म्स ऑफ रेट सेंसिटिव वेक्टर को अक्यूमुलेट करें या ना करें। तो इट्स अ बिग फॉर रेगुलेटरी फॉर डोमेस्टिक प्लेयर, चाहे वो डीआईआई हो या निडी हो, उनकी शॉर्ट टर्म पोजिशनिंग में आरबीआई पॉलिसी जरूर एक इंपॉर्टेंट काम रखता है, और इसलिए वो एक ड्राइवर होगा। बट अप ड्राइवर होगा या डाउन ड्राइवर होगा, वो पॉलिसी के लिए आपको चाहिएगा। तीसरी है मॉनसून। मॉनसून देखिए, मॉनसून का जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट इज ओवरस्टेटेड। एग्रीकल्चर इज अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी, और मॉनसून में जो लेबर की कारण जो कंजम्पशन में दबाव आएगा, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मगर एज टू जीडीपी ग्रोथ के ऊपर मॉनसून का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लो मॉनसून का भी, तो एग्रीकल्चर शेयर ऑफ जीडीपी ही कम है। वो बात नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मॉनसून अच्छी चल रही है। अभी मुंबई तो बारिश भर, रोड भर बारिश है, और प्रोग्रेस भी मैंने वेंसडे को रिपोर्ट दिया था आईएमडी ने, वो कह रहे हैं कि अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। मगर मॉनसून का एल नीनो का इम्पैक्ट मैंने देखा कि Q2 और Q3 में ही दिखेगी। तो अगस्त, तो मेरे ख्याल में एल नीनो कैसे बढ़ रही है ये ट्रैक करना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट आपको नवंबर में ही फसल काटने से लगेगा कि कैसी है। तो एक नियर टर्म मेरा मानना है कि मॉनसून का इम्पैक्ट एक तरह से डिस्काउंट हो चुका है, बिकॉज एल नीनो की खबर फैली हुई है। रोड में जाने बच्चा भी मॉनसून के बारे में बात करना लगा है, एल नीनो के बारे में बात करना लगा, तो एक तरह से इम्पैक्ट आ गई है। मगर रिसेंटली आप देखें एफएमसीजी में थोड़ा बाउंस देखें, तो लगता है कि मार्केट मॉनसून को डिस्काउंट करके अभी आगे की सोच रही है। तो इस क्वार्टर के लिए शायद वो डिस्काउंटेड है, और जरूर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा, मगर आपको रियली स्पीकिंग उस फसल कटने के टाइम पे ही इस मॉनसून का इम्पैक्ट सीरियसली आपको दिखेगा। तो इट विल बी अ डिलेड इम्पैक्ट, बिकॉज नवंबर दिसंबर में ही फसल कटते हैं ना खरीफ का, राइट? तो वो बात है, राइट? और फिर फेड रेट और टैरिफ का मेरे ख्याल में, फेड रेट बात अलग है, टैरिफ कहाँ से आएगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया। तो ये टैरिफ इंडिविजुअल सेक्टर्स के ऊपर शायद वो सेक्शन 324 या सेक्शन नहीं, अभी यूएस का सर डिस्कशन चल रहा है ना कि वो बस 1% बाकी है, फिर हम लोग नेगोशिएट कर लेंगे। क्या 1%? जो टैरिफ पहले 15% पे डील हो गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो फाइनल साइन नहीं हुए थे हमारे। अब वो रीनेगोशिएशन में गई है, तो उसमें अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी पीयूष गोयल और यूएस वालों की, उसमें ये बोला गया है कि 99% इश्यूज रिजॉल्व कर लिए गए, वो 1% फंस गया, बट वो 1% ही सारा खेल है। नहीं, मगर वो टैरिफ की बात नहीं है, वो ट्रेड डील की बात है भैया। हाँ, वही ट्रेड डील ही। तो टैरिफ तो नहीं आ सकते ना। आउट ऑफ टैरिफ गैमेट के जो ये ट्रेड डील हो रही है, इसमें यूएस कह रहा है कि मुझे एक्सेस चाहिए, फेवरेबल एक्सेस, तो फंस गई है। मैंने जो सुना है बात वो थोड़ी ऑपोजिट है। वो ये है कि टीम आके चली गई, और अब इंडिया उस डील को जल्दी से साइन करने के मूड में नहीं है,
वो दिसंबर में मिड टर्म इलेक्शन के बाद ही आगे बढ़ाएगी, बिकॉज अगर वो रिपब्लिक पार्टी हारती है तो ट्रम्प का पोजीशन वीक होगा, इनकी नेगोशिएशन बेटर होगी, ये मैंने सुना है। तो इंडिया कोई जल्दबाजी में नहीं है अभी डील करने के लिए। सर ये क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो 1% फंस गया है, वो सॉल्व। तो मेरे ख्याल में ये टैरिफ बात नहीं है, ट्रेड डील बात जरूर है, और वो ट्रेड डील मेरे ख्याल में इतनी जल्दी, दैट्स व्हाट मैंने सुना, कि अभी इंडिया कोई जल्दी में नहीं है, यूएस थोड़ी वीक पोजीशन में आएगी तब हमारी टर्म्स भी बेटर नेगोशिएट हो सकती है। तो इतने महीनों और साल चले गए इस ट्रेड डील में, उसके बिना और 3 महीने चला जाएंगे। तो वही मैं सुन रहा था। मगर फेड रेट की बात है, देखिए एफआईएस का मूड जरूर ट्रेड फेड रेट के से बड़ा चेंज हो सकता है, और मेरा मानना है कि जरूर फेड की अगली, जो मैं देखिए वॉर्स का स्टेटमेंट पढ़ रहा था और 2-3 चीज सामने आई कंपेयर टू पवेल। तो पहली बात यह है कि उन्होंने 320 वर्ड्स या कुछ की जो उनकी स्टेटमेंट हुआ करती थी उसको 130 में घटा दिया वॉर्स ने। बातें कम, राइट, वो बातें कम हो ज्यादा। सेकंड, उसने कहा कि भाड़ में जाए डॉट प्लॉट, और भाड़ में जाए गाइडेंस, मैं कुछ नहीं दूंगा, राइट, मैं डेटा के बेसिस पे एक्ट करूंगा, वो डेटा जैसे आता है मैं एक्ट करूंगा। आज तेरे को, मुझे क्या जरूरत है आपको बताने की मेरा गाइडेंस ये है, मेरे डॉट प्लॉट ये है, जो डेटा आएगी उसके बेसिस पे डिसीजन ले लूंगा। तो उसने कुछ गाइडेंस ही नहीं दिया है। ये नई फेड गवर्नर की पॉलिसी है। तो अब सिचुएशन पे आते हैं। मैंने देखा अभी सुबह ही मैंने एक और वेबिनार किया था कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट की डेटा है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 114,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, एक्चुअल आए 55,000 जॉब। यस, तो एक वीक लेबर मार्केट सामने है। सेकंड, मैंने देखा कि वेज ग्रोथ की परसेंटेज ग्रोथ गिर रही है, राइट, वेज ग्रोथ की परसेंटेज ग्रोथ गिर रही है, बिलो 3.5% वेज ग्रोथ आ गया है। तो डेफिनेटली आपको लेबर के कारण इन्फ्लेशन, डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। नंबर 2, आंकड़े तेल के दाम की कटौती के कारण उधर तो वेस्ट टेक्सास लाइट क्रूड का अभी 70 के भी नीचे आ गया है। तो एक फेड का पॉलिसी मंथ एंड पे है, एक और महीने की आंकड़े जब इन्फ्लेशन आएगी वो जरूर गिरावट दिखाएगी। तो कोई रेट हाइक करने की जरूरत नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि मार्केट की जो एंटिसिपेशन बिफोर पॉलिसी यानी 1 जून 27% चांस ऑफ रेट हाइक था, आफ्टर पॉलिसी वो 17% चांस ऑफ रेट हाइक में गिर गया इसके अंदर। तो क्लियरली नेक्स्ट मंथ के आंकड़े अगर इन्फ्लेशन के घटेंगे तो कोई रेट हाइक का माहौल और भी कम हो जाएगा। रेट कट होगा कि नहीं, इसके लिए इंडिया की तरह यूएस भी कोर इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है, और कोर इन्फ्लेशन अभी भी 2.9 पे है, और उस 2.9 पे ना एनर्जी ना फूड, ये दोनों नहीं होते हैं। तो ये जो गिरावट हुआ है गैस प्राइसेस में, उसका कोर इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं होगा। तो ये कोर इन्फ्लेशन कैसी आती है जून के महीने में की बात, राइट, उससे डिसीजन लिया जाएगा। ओके, और ऑल थिंग्स कंसिडर्ड अगर वो अच्छा आता है तो शायद एक डविश फेड पॉलिसी आ सकती है। रेट कट शायद रूल्ड आउट है, मगर एटलीस्ट रेट हाइक का कंप्लीटली पॉसिबिलिटी घट गया तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर एक गिरावट दिखेगी आपको यूएस में, और डॉलर का भी थोड़ा वीकनिंग फ्रॉम 101 लेवल बैक डाउन टू बिलो 100 हो सकता है। वो एफआईआई के लिए पॉजिटिव है फॉर इक्विटीज इन यूएस, सेकंड फॉर एमर्जिंग मार्केट इक्विटी, और एमर्जिंग मार्केट इक्विटी में फर्स्ट फॉर एआई रिलेटेड कंट्री, और फिर फॉर इंडिया। तो मेरा मानना है कि इससे यूएस मार्केट्स और ताइवान कोरिया मार्केट के लिए बहुत बड़ा रुझान या ऑपोजिट भी हो सकता है, बट इंडिया के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एफआई के लिए इंडिया अभी भी इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं है फॉर इन्वेस्टिंग।
तो जस्ट बिकॉज ऑफ फेड रेट कट आने के कारण, रुझान बदलने के कारण झट से इंडिया में जाके पैसा डालो, ये वाली बात नहीं आएगी। नहीं तो होगी। इंडियन मार्केट के लिए मेरे ख्याल में ये फेड रेट की बात, बट एक बात हो सकती है, बिकॉज द फेड रेट कट कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर जाके खरीद सकते हैं समझ रहे, एक्सपेक्टिंग दैट एफआईआईस विल बाय तो ये रूल आउट नहीं कर सकते, वो करेंगे, मगर वो कुछ दिन के लिए रैली होगा, फिर घट जाएगा, बिकॉज दे विल रियलाइज कि एफआईआईस आर नॉट गोइंग टू कम बैक। बट सर अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और देखना है हम लोगों को कि जो जीएसटी का नंबर आया ना अभी लेटेस्ट वाला एकदम एक मई वाला, मतलब मई का है, जून नहीं, जून वाला जुलाई में आया। जीएसटी का डेटा आया है 1,94,000 करोड़ का, विच इज 13.6% हायर YOY। लेकिन मंथ ऑन मंथ इट्स सेम फ्लैट, केवल 300 करोड़ का डिफरेंस है। यहां तक गनीमत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, 60% इंपोर्टेड वो है जीएसटी एंड डोमेस्टिक इज अगेन फ्लैट। सो मतलब ये हुआ कि अर्निंग सीजन हमको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो जीएसटी का नंबर आएगा वो इससे कोरिलेट होगा कि हमारी कंपनियां क्या बता रही हैं हमें। तो इसलिए ये वाले जो डेटा आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का नंबर मैंने बहुत गौर से देखा तो लोग बड़े खुश हो रहे थे, 14% बढ़ गया है, 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ तो बहुत बार हो चुका है, बट उसमें इंपोर्टेड ज्यादा है, यानी IGST जो आपने वो बहुत नहीं, वही मैंने देखा कि वो 38% ग्रोथ हुआ है इंपोर्टेड नंबर में। एग्जैक्टली। डोमेस्टिक में खाली 6.5% की ग्रोथ हुई है जीएसटी में। तो नंबर तो अपने को कई सारे ट्रैक करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। और केविन वॉश ने सर ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन का रिस्क कम हो गया है। ये इस बात से मार्केट एकदम भाग गया था वहां पे कि रेट हाइक के तो संभावना खत्म ही हो गई। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारे नंबर और डेटा पॉइंट हमें ट्रैक करने हैं, और सरकार के फ्रंट में भी बहुत कुछ होने वाला है। इसी जुलाई में सर मॉनसून सेशन भी है 20 जुलाई से 13 अगस्त तक। तो वहां भी बहुत हो अल्लाह, इधर उधर सब कुछ होगा। तो बहुत हैपनिंग मंथ होगा जुलाई का हमारा। नहीं देखिए, नॉइस बहुत होगा, बहुत नॉइस होगा, यस होगा, मगर मार्केट में मैं इधर होगा उधर, इधर उधर, इधर उधर, मार्केट ऐसा ही चलने वाला है। मार्केट ऐसा ही चलता रहेगा। ये ट्रेडर का मार्केट है, तो सर्वेंसी जैसे लोग के लिए आइडियल मार्केट है, बिकॉज सेक्टर रोटेशन और मार्केट इधर उधर, तो शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है और ये हो सकता है। मगर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए ये खाली एक जनरल एक्यूमुलेशन की मंथ होगी। कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मैं नहीं देख रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई इम्पैक्ट आए या नहीं आए। यस 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 यस, राइट। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी, बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर किए, और अगले शो में हम लोग जब आएंगे तो टीसीएस के रिजल्ट आ चुके होंगे थर्सडे को, उस पर रिएक्शन भी हो चुका होगा तो फिर उस पर भी बातचीत करेंगे कि आईटी में क्या रुझान बनता है। लेकिन ये बात सही है कि आईटी बहुत नीचे चला गया है वैल्यूएशन वाइज, तो इतना लुक्रेटिव है कि पूछो मत आप। तो देखते क्या होता है। सर थैंक यू सो मच, और मजा आया चर्चा में। और हम लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी स्टॉक की यहाँ बात की गई है या कोई भी इसकी, तो बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। यहाँ पे केवल एजुकेशनल पर्पज से बताया गया है। थैंक यू सर। थैंक यू।